अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माज विद अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में कि जो मेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और अगर मैं कहूँ कि हर दूसरा मर्द इस बीमारी का शिकार हो सकता है अगर वो एक लंबी उम्र जीता है। यानी इस वक्त जो ह्यूमन बींग्स की एवरेज एज है, अगर एक मेल उस एवरेज एज को बिलफर्ज 65 ईयर्स या 70 ईयर्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है और तकरीबन 60 ईयर्स के अराउंड जो कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में है, अगर वो इस एज तक पहुंचता है तो चांस है कि हर दूसरा मर्द इस बीमारी का शिकार हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं BPH की, यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की। अगर आसान अल्फाज में बात करें तो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की, उसके साइज के बढ़ जाने की, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। इन पर्टिकुलरली यूरिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं। इस बीमारी की वजह से पेशेंट को जिन शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है उनको जानने के लिए हमें प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर, उसकी एनाटमी या उसकी शेप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला ने इंसान में 2 किडनीज यानी 2 गुर्दे रखे हैं। दोनों का काम हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करना है ताकि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या एक्सेसिव वाटर एंड सॉल्ट है, वो हमारी बॉडी से फिल्टर आउट हो जाए और साफ सुथरा ब्लड दोबारा हमारी बॉडी में चले जाए। तो हमारी दोनों राइट एंड लेफ्ट किडनीज में जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स वहां से एक ट्यूब के जरिए, जिसको यूरेटर कहते हैं, वो दोनों साइडों से नीचे ब्लैडर की तरफ आता है और ये दोनों यूरेटर वेस्ट प्रोडक्ट्स को विद एक्सेसिव वाटर लेते हुए ब्लैडर में आ जाते हैं। यानी कि यूरिन दोनों यूरेटर से होते हुए, दोनों ट्यूब से होते हुए, जिनको हम यूरेटर कहते हैं, फाइनली ब्लैडर में आ जाती है। अब ये जो सिंगल ब्लैडर है, इसमें कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी यूरिन जमा होती रहती है दोनों किडनीज से, और फिर जब फाइनली ब्लैडर फिल हो जाता है तो हमें यूरिनेशन की अर्ज महसूस होती है, जिसको ले जाने के लिए ब्लैडर से फिर एक और ट्यूब निकलती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। लेकिन मेल में ब्लैडर के नीचे मौजूद होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी अगर ये ब्लैडर है तो इसके नीचे यूं प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। तो जो भी ट्यूब अब ब्लैडर से निकलती है हमारी यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसके चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो फाइनल ट्यूब जो हमारी यूरिन को लेके बाहर आ रही है, यूरेथ्रा, उसको चारों तरफ से प्रोस्टेट ग्लैंड ने घेरा हुआ है या वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से होती हुई जा रही है। अब जिन लोगों में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का प्रॉब्लम कॉज हो जाता है, उन लोगों में प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की वजह से ये यूरेथ्रा कॉम्प्रेस होने लगती है और कॉम्प्रेस होने की वजह से डिफरेंट यूरिनरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ शिकायत मिलती हैं पेशाब के अखराज से रिलेटेड, जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं, LUTS। इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें से एक है इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, यानी कि यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगना जैसे कि खुल के यूरिन पास नहीं हुआ और कुछ ब्लैडर में यानी मसाने में मौजूद है। दूसरा सिम्टम है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मकसद यह है कि रात के टाइम पे बार बार पेशाब की अर्ज होना। तीसरा सिम्टम होता है इनकॉन्टिनेंस का होना, यानी कि आपका अपने यूरिन को होल्ड करने पे इख्तियार कमज़ोर हो जाना और स्ट्रेस की वजह से या अर्ज की वजह से यूरिन का लीक कर जाना, पार्शली या कंप्लीटली। चौथा सिम्टम है वीक स्ट्रीम होना, यानी कि पेशाब की धार का कमज़ोर होना। इसके अलावा जो सिम्टम्स हो सकते हैं उनमें यूरिन फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी दिन में पेशाब की हाजत का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना, बार बार वॉशरूम जाना, और आखिर में पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करते हुए तकलीफ का होना। ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जिनको हम कंबाइनिंगली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं। अब ये सिम्टम ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टेट के प्रॉब्लम की वजह से ही हो, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकते हैं, इसके अलावा दीगर मसाइल की वजह से भी हो सकते हैं। बट अगर किसी मेल में ये सिम्टम्स प्रीडोमिनेंटली हो रहे हैं और उसकी एज 40+ है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें BPH का इशू हो सकता है। अब किस तरीके से इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से बचा जा सके, या अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सके, उसकी जो ये शिकायत हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, इसका हल बताने से पहले मुझे आपको इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी समझाना पड़ेगी। क्योंकि जब आपको इस बीमारी की टेक्निकलिटी यानी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ आएगी तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेंगे। तो एक्चुअली हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की जो इनलार्जमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोस्टली कुछ हार्मोन्स जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, और इनमें भी पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि किसी भी मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर वो तमाम फीचर्स पैदा करने के लिए जो उसको मर्दाना बनाते हैं, चाहे उसकी आवाज़ का भारी हो जाना, चाहे उसके मसल्स का एज कम्पेयर टू वुमेन स्ट्रॉन्गर होना, वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन यही हार्मोन प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बट एज के साथ साथ एंड्रोजन्स का लेवल इंक्रीज होने लगता है। इन एंड्रोजन्स में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं
बल्कि एस्ट्रोजन भी शामिल है, क्योंकि एज के साथ मेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एंड्रोजन्स जहां दूसरे फंक्शन करते हैं वहां हमारे प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन की सबसे एक्टिव फॉर्म है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन। तो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दरअसल सबसे बड़ा कल्प्रिट है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को कॉज करने में। तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन अब आप समझ गए होंगे कि किसी तरीके से इस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को, इस एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन को बनने से रोका जा सके। तो इसके मेडिकल ट्रीटमेंट में भी मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से एक मेडिसिन ऐसी ही है जो कि इस एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन को बनने से रोकती है 5-अल्फा रिडक्टेज नामी एंजाइम को इनहिबिट करके, जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर रहा होता है। रिजल्टिंग इस एक्टिव फॉर्म की अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाती है और जो एग्रेसिवली प्रोस्टेट ग्रो कर रहा होता है वो ग्रो करना रुक जाता है और सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बीपीएच के ट्रीटमेंट में एक और मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दरअसल फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, मगर वो भी सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है। अगर हम इसके मुकम्मल इलाज की बात करें या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल साइंस में वो सर्जरी है, और सर्जिकल ऑप्शंस में भी एक खास किस्म की टेक्निक जिसको टर्प कहते हैं वो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है। मगर मेडिसिन लेना या सर्जरी कराना, इसका फैसला तो आपका पर्सनल डॉक्टर ही करेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आप घर बैठे इस बीमारी से बच भी सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको ये बीमारी हो भी जाए तो इसकी मैनेजमेंट में अलोंग साइड विद मेडिसिन आप उन तरीकों पर अमल करके सिम्टम्स को कम से कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डाइट की। डाइट के जरिए हम प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट को रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं और लोअर यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स पे काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है वो एक केमिकल है लाइकोपीन, मगर ये केमिकल आपको आर्टिफिशियली नहीं बल्कि नेचुरली लेना है। ये लाइकोपीन नामी केमिकल्स मुख्तलिफ फ्रूट्स में, मुख्तलिफ फूड्स में मौजूद होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट मौजूद होती है टमाटर में यानी टोमेटोज में। इसके अलावा पपाया में, ग्रेप्स में, वाटरमेलन में और कैरोट यानी गाजर में भी लाइकोपीन की बहुत ज्यादा अमाउंट मौजूद होती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉ पाल्मेटो। सॉ पाल्मेटो एक फ्लावरिंग प्लांट है जिस पे आजकल बहुत ही ज्यादा रिसर्च की जा रही है। इसकी इन्हीं फायदों की वजह से जो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स में सिम्टम्स को रिलीफ करने में, शिकायत को दूर करने में हेल्प करता है। सॉ पाल्मेटो के जो फ्रूट्स होते हैं वो बिल्कुल बेरीज की तरह के होते हैं। अब सॉ पाल्मेटो के बेरीज आपकी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं, ये तो आपकी कंट्री और मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन सॉ पाल्मेटो के रेडी टू ईट सप्लीमेंट्स मार्केट में बेतहाशा मौजूद हैं। चाहे आपका ताल्लुक इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या किसी भी दूसरी कंट्री से, आपको ये सप्लीमेंट ईजिली ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप किसी भी करीबी सुपरमार्केट से ले सकते हैं या आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको मुख्तलिफ ई कॉमर्स स्टोर्स पे ये अवेलेबल मिलेंगे। तीसरे नंबर पे इस्तेमाल है जिंक सप्लीमेंट का। जिंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बीपीएच के पेशेंट्स में। एक तो वैसे ही एज के साथ साथ जिंक के लेवल्स हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं, तो जिंक सप्लीमेंट्स की वजह से ना सिर्फ आप उन डिप्लेटिंग जिंक स्टोर्स को रिकवर करेंगे, रिस्टोर करेंगे, बल्कि इसके अलावा बीपीएच के सिम्टम्स को भी रिलीफ कर सकते हैं इस तरह। चौथे नंबर पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है एंड दैट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी के वैसे तो बेशुमार फायदे हैं, चाहे आपका वेट लॉस हो, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना हो, बट वहां पे ग्रीन टी का बीपीएच के पेशेंट्स में भी बहुत ही इफेक्टिव रोल है। इसके अलावा 5वें नंबर पे है क्रैनबेरी जूस या क्रैनबेरी के सप्लीमेंट्स। और यकीनन आप लोगों ने क्रैनबेरी के सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी या तो खुद इस्तेमाल किए होंगे या फिर अपने किसी रिलेटिव को इस्तेमाल करते देखे होंगे, क्योंकि क्रैनबेरी का असल इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में होता है। लेकिन बीपीएच के पेशेंट में क्योंकि यूटीआई का रिस्क फैक्टर मौजूद होता है, इसलिए उससे बचाने के लिए भी क्रैनबेरी जूस का, क्रैनबेरी सप्लीमेंट का एक बहुत ही इफेक्टिव रोल हो सकता है। कौन से फूड प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन से नहीं करने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएच के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स को, यानी तमाम वो प्रोडक्ट्स जिनमें मिल्क शामिल है या जो मिल्क से बने हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट में शुगर का लेवल कंट्रोल होना चाहिए और शुगर इनटेक बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको अपने फैट को कंट्रोल में रखना है, यानी कि हाइपरलिपिडीमिया से बचे रहना है, मोटापे से बचे रहना है। और इसके अलावा आखिरी लाइफस्टाइल चेंज जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है वो है एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लिफ्टिंग करें।
आप सिंपल जॉगिंग या वॉकिंग भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज का प्रोस्टेट या यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स से क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि वॉकिंग जो कि एक सिंपलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, मैं आपको किसी एक्सट्रीम एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, इवन ब्रिस्क वॉकिंग की भी बात नहीं कर रहा। अगर आप रेगुलर स्लो वॉक भी करते हैं डेली की बुनियाद पे, तो डेटा के मुताबिक आपका BPH का रिस्क 25% रिड्यूस हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक छोटे से लाइफस्टाइल चेंज से आप इस बीमारी से किस हद तक बच सकते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, एक्सरसाइज भी रेगुलरली करें और हाइपरटेंशन, शुगर और हाइपरलिपिडीमिया जैसी बीमारियों से भी बचे रहें, उनको भी कंट्रोल में रखें। अगर आपको हो भी जाए तो उनको नॉर्मल लिमिट्स में मेंटेन करने की कोशिश करें, तो आप बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट से बच सकते हैं। और ये वीडियो हर ही देखने वाले मेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हर दूसरे मेल में जो 50 या 60 ईयर्स ऑनवर्ड तक जीता है, उसमें रिस्क ऑफ BPH 50% होता है। और जो मेल्स 80 ईयर्स की एज तक पहुंच जाएं, उनमें इसका रिस्क 90% हो जाता है। यानी ऑलमोस्ट हर बंदा जो 80 के ऑनवर्ड होता है उसको BPH का सामना करना पड़ता है। ये इतना ज़्यादा कॉमन है। और तो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को भी ऑल्टर करें, मैनेज करें। और अगर ये आपको बीमारी नहीं हुई है तो जान लें कि अगर आप मेल हैं तो आप वैसे ही इसके रिस्क पर हैं, तो आपको अभी से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर देना चाहिए, खास तौर पे अगर आप मिडिल एज में दाखिल हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद लगी होगी, और अगर फ़ायदेमंद लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।